हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज के इस लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने दो चीज़ों के बारे में विशेष रूप से जाना था कि ये मॉडल दो बातों पर निर्भर करता है या दो ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता है। पहला बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा बताया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता चला कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम दोनों का एक साथ और एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं, और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव जो होती है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दिया वो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, और यहाँ भी थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वेव का जो इक्वेशन है, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम दे रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे सिस्टम के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया वो आया था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में एक्स वाई और जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जेड ये जो हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। एम जो है वो मास है, मूविंग पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का। एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो भी है ये पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। ये बताता हूँ साई जो है वो जो इलेक्ट्रॉन वेव है इसके लिए वेव फंक्शन है, ये बताया था हमने आपको। अब इस इक्वेशन को और भी फॉर्म्स में लिखा जाता है, जैसे ऑपरेटर फॉर्म है, तो ऑपरेटर फॉर्म भी दो तरह का है। इसमें थोड़ा सा बस आपको लिख के बता देते हैं कि क्या है, डिटेल्स उसके नहीं जानने हैं। ये है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ये डेल स्क्वायर ये एक ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है, और इसी का जो दूसरा फॉर्म लिखा गया वो लिखा गया एच साई इक्वल्स टू ई साई, जिसमें एच आपको बता चुके हैं पहले हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ये जो साई है इस इक्वेशन में, साई जो था वो आइगन फंक्शन है, और जो ई है वो आइगन वैल्यू है। तो ये बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को
अगर रिप्रेजेंट करें तो डिफरेंट फॉर्म्स कैसे होते हैं। हमको कंसेप्ट जानने के लिए इसी फॉर्म की आवश्यकता है, तो हम यहीं से बात करेंगे आपसे। ये बताया कि ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में दिया गया है। आपको पता है कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसी 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए एप्लीकेबल होगा, और हम जानते हैं कि एटम जो होता है वो बॉक्स लाइक नहीं होता है, स्फेरिकल होता है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सभी कोऑर्डिनेट्स वही न्यूक्लियस से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्टली इसको एटम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इस कंडीशन में कि हमको इसे एटम के लिए अप्लाई करना है, तो कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया गया। कैसे? जो वेव फंक्शन साई है, जो एक्स वाई और जेड पर डिपेंड करते हैं, यानी कहते हैं कि साई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका रिप्रेजेंट साई आर थीटा और फाई। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में ये जो वेव फंक्शन हो गया वो इस फॉर्म में आया, यानी जो साई डिपेंड करेगा आर पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा और फाई पर डिपेंड करेगा। तो हम आपको पहले बताएं कि आर थीटा और फाई है क्या। उसके लिए हमने एक ये फिगर ड्रॉ किया हुआ पहले से, और आपको बताया इसमें कि रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल या पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये बना के दिखाई, ओ जो होता है वो न्यूक्लियस की पोजीशन या ओरिजिन को बता रहा है, ये दिखाया इलेक्ट्रॉन पी है, इसकी पी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को दिखा रहा है, और यहाँ से ये आर जो है ये डिस्टेंस है जिसे कहते हैं रेडियल डिस्टेंस, या इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं। अब जो ये थीटा जो दिखला रहे हैं जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस आर को, वो एंगल कहलाता है जेनिथ एंगल, यहाँ मेंशन किया हुआ है जेनिथ एंगल। और जो फाई जो एंगल है वो कहलाता है एजीमुथल एंगल। तो आप देख रहे हैं कि इसमें वैल्यूज़ मेंशन की गई हैं कि y जो होगा y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, जो x है x इक्वल टू आर साइन थीटा कास फाई, और जो z है वो r कास थीटा। ये जो OP डैश बना है ये r साइन थीटा। ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, उतने डेप्थ में हम बात नहीं करेंगे, बस ये बताएंगे आपको कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जब पोलर कोऑर्डिनेट्स से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देते हैं तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता हमको होती है, जिसमें आपको बताया कि आर क्या है, थीटा क्या और फाई क्या है। यानी ये जो अब इसी इक्वेशन को हम फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे थीटा थीटा इंटू फाई, मतलब कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, या जब स्फेरिकल सिस्टम में कंसीडर करेंगे तो साई फंक्शन होगा आर का, साई फंक्शन होगा थीटा का, और साई फंक्शन होगा फाई का। यानी ये जो 3 पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ, इस पार्ट को हम कहते हैं रेडियल फंक्शन। ये रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का। उसी तरह से एंगल्स के हिसाब से इनके भी नाम हो जाएंगे, अलग अलग पार्ट्स हो गए। जो रेडियल पार्ट है वो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है केवल उस पर डिपेंड करता है। जो ये दूसरा पार्ट है वो केवल एंगल थीटा पर डिपेंड करता है, और जो थर्ड पार्ट है वो केवल एंगल फाई पर डिपेंड करता है। यानी जो आर पार्ट है, ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट जो देख रहे हैं पहला, ये पार्ट जो होता है आर पर तो डिपेंड करता है, लेकिन थीटा और फाई पर इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये वेरिएबल्स हैं 3, इनसे रिलेटेड इक्वेशंस हैं 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, आर से रिलेटेड,
ये थीटा थीटा से रिलेटेड और फाई से रिलेटेड। इन तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को जब सॉल्व किया गया तो हमें तीन कांस्टेंट्स मिले। आर से रिलेटेड जो इक्वेशन था, इसका सॉल्यूशन जो लिया गया, इक्वेशन का सॉल्यूशन, आर से रिलेटेड इक्वेशन और इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन मिला इससे कांस्टेंट मिला, इस सॉल्यूशन में कांस्टेंट मिला, वो कांस्टेंट रिप्रेजेंट हुआ n से, इसे रिप्रेजेंट किया गया n से, और ये है क्या, इसे कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो न्यूक्लियस से केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड जो इक्वेशन रहा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहा, इस सॉल्यूशन से भी एक कांस्टेंट मिला और इस कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन रहा L, मैंने इस कांस्टेंट को L से रिप्रेजेंट किया गया और इसे कहा गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो तीसरा पार्ट रहा ये फाई का, इससे रिलेटेड जो इक्वेशन रहा, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से भी एक कांस्टेंट मिला और इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया गया m से, और ये क्या हुआ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को वेरिएबल्स के टर्म में जब सेपरेट किया जाता है तो उनसे प्राप्त इंडिपेंडेंट इक्वेशंस सॉल्व करने पर तीन कांस्टेंट्स देते हैं। नेचुरली ये तीनों कांस्टेंट्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होंगे। आगे चल के हम जानेंगे भी कि ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं कम्प्लीटली। तो n जो रहा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L जो रहा एजीमुथल क्वांटम नंबर और m जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर तीन क्वांटम नंबर्स मिलती हैं, n, l और m। तो ये एक बात रही जो कि हमने आपको बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को वेरिएबल्स के टर्म में सेपरेट करके सॉल्व किया गया तो क्या हो। अब दूसरी बात है इससे रिलेटेड, हमने अभी आपको बताया कि आर जो पार्ट है वेव फंक्शन का वो केवल डिस्टेंस r पर डिपेंड करता है। तो इससे रिलेटेड चूँकि वेव है तो सर्टेनिटी की टर्म में बात नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात होगी। तो इससे रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी कर्व्स मिले उनको कहा गया, मैंने जो कर्व्स मिला इसमें इनको कहा गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ वो एंगुलर पार्ट हुआ वेव फंक्शन का, और इनसे जो कर्व्स मिले इनको कहा गया एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ये जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स होते हैं इनके सरफेस को, इनकी मतलब एक्सटर्नल बाउंड्रीज को मिलाते हैं तो डिफरेंट शेप्स मिलते हैं, और वही शेप्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही 3 डायमेंशनल रीजन जो बताया इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट
करते हैं और इन्हीं रीजन्स को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे मिले, और ये जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर होगी। और जो दूसरा पार्ट मिला जो एंगुलर पार्ट कहलाया, ये रेडियल पार्ट हुआ, ये एंगुलर पार्ट हुआ। तो एंगुलर पार्ट से पता चला कि किस डायरेक्शन में और कितने रीजन में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो क्या क्या चीज़ें मिली और एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 1s और 2s के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर s, p और d जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स यानी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो वीडियोस आप देखते रहिए, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट्स के माध्यम से, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।